फिलिप लेडांड ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1900 में एग्जैक्टली 1900, वो आइंस्टाइन का बहुत बड़ा मुखालिफ था वैसे बाद में ना, क्योंकि वो कहता था आइंस्टाइन की सारी बातें क्या हैं, गलत है। इसने तो क्लासिकल फिजिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कौन सी पता नहीं बातें करता है। बहरहाल उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था कैथोड रे ट्यूब बनाने पर, था वो भी बड़ा साइंटिस्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन भी आइंस्टाइन ने किया। एक्सपेरिमेंट फिलिप लेडार्ड ने किया, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टाइन ने। बहरहाल फिर भी वो आइंस्टाइन को पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो फिनोमिना क्या ऑब्जर्व किया उसने कहा फ़र्ज़ करें ये कोई मेटल है, अच्छा मेटल लिखना मैं भूल गया, ये कोई मेटल है। मेटल हम चैप्टर 13 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़ा होगा। मेटल्स की ख़ास बात क्या होती है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। कॉपर है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटाशियम है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब इस मेटल पे रेड लाइट डाली उसने, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई इलेक्ट्रॉन। उसने येलो लाइट डाली, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। ब्लू लाइट डाली तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले। अभी मैंने आपको बताया था येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। अगर चैप्टर 9 याद हो फर्स्ट होगा, मोनो सिंगल क्रोमा कलर, एक ही कलर की लाइट, एक ही कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद है, V = F लैम्डा। और रेडिएशन के लिए ये क्या है, V, C बराबर है, और लैम्डा को इधर ले आओ तो F क्या हो गया, C/λ। C कांस्टेंट है ना सबके लिए, स्पीड सबकी सेम है, स्पीड तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है जब आप एक रेडिएशन दूसरे रेडिएशन में जाते हैं, लेकिन ऐसी चेंज होती है कि प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, C के। एक दूसरे के क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली। तो आप या तो कहें कि तीनों की वेवलेंथ अलग है या तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। बात क्या है भाई, एक ही है। सुन लो भाई मौलाना साहब, सुन लो, आपसे क्या। तो फिलिप लेनार्ड ने जब रेड लाइट डाली, अब जो विजिबल लाइट से हमारी विजिबल लाइट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये विजिबल लाइट है जो हमें नज़र, इसमें से हर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से अलग है। जब फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ भी, अगर रेड लाइट डल रही है तो हम कहेंगे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ऑरेंज भी क्या है, मोनोक्रोमा कलर वो कहते हैं ना, यानी उसकी एक ही वेवलेंथ है या एक ही फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज। लेकिन जब हम आगे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर इंडिगो। जब रेड लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, जब येलो लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। येलो लाइट की एनर्जी रेड लाइट से ज़्यादा। तो फिलिप लेनार्ड ने ये नतीजा निकाला कि मैंने जब ज़्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इमिट हो गए। कम एनर्जी दी थी तो इलेक्ट्रॉन इमिट। अच्छा, फिर उसने कहा चलो इससे भी ज़्यादा एनर्जी देता हूँ, ब्लू, तब भी इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो रिजल्ट क्या निकला, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट। जैसे इस मेटल के लिए, ये जो भी मेटल है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, येलो, येलो से ऊपर की लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, येलो से नीचे की लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब रेड के नीचे मैंने कहा था इंफ्रारेड भी है, सही है। इस तरह वायलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट भी है, एक्सरेज भी है, गामा रेज भी है। बहरहाल इससे येलो या इससे हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। समझ रहे हो? इस तरह देखिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स जमा करते हैं। पहले क्या करते हैं, वो रिजल्ट्स
ये कोई आसान काम नहीं होता, पता नहीं कितनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये पहला रिजल्ट मैंने यही लिखा, इमिशन स्टार्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इमिशन स्टार्ट होती है उसको क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। F0 से उसको क्या करते हैं फिर? डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय F0। यानी जो आप फ्रीक्वेंसी डालेंगे वो फ्रीक्वेंसी या तो F0 के बराबर होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। वैसे फिलिप लेनार्ड इस बात पे हैरान हुआ कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब उसने इंटेंसिटी बढ़ाई, मैंने अभी आपको बताया ना, उसने 50 वोट का बल्ब लगाया, येलो ही। अब एक दफ़ा येलो लाइट ली 50 वोट की, दूसरी बार दफ़ा येलो लाइट ली 100 वोट की। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? इंक्रीज इन इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी, इट ओनली इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे थे इनकी तादाद बढ़ गई, इनकी एनर्जी नहीं बढ़ी। इनकी एनर्जी कब बढ़ी? जब उसने अगली हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की। तो ये दोनों बातें उसकी समझ में नहीं आई। जब उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, येलो की जगह क्या ले ली? ब्लू। तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वोटेज वही रहने दिया, 50 वोट का येलो बल्ब लिया और फिर 50 वोट का ब्लू बल्ब ले लिया। इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज नहीं की। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द एनर्जी, लेकिन वो हैरान रही है कि जब उसने लाइट चेंज की, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी उसने, अब क्या हो गया? एनर्जी बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कह रहे हैं जो खारिज हो रहे हैं। फोटो लाइट क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच गए, इनको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, चौथी बात ये कि जैसे ही आप लाइट डालोगे उस फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इमिशन शुरू हो जाएगी, बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, बीच में कोई टाइम गैप, फौरन ही इमिशन क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। समझ गए? ये तो 4 रिजल्ट्स थे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और इसको मॉडर्न फिजिक्स ने एक्सप्लेन कैसे किया वो तो शायद हम कल ही कर पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। पहली डेफिनेशन है वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए चाहिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था? फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। तो इस फ्रीक्वेंसी की कोई एनर्जी भी होगी, इस F0 की भी कोई ना कोई, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यही बना सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को क्या लगा दें? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात को? अगर मैं ये एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी लगा दूं तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ येलो लाइट की एक खास फ्रीक्वेंसी है और उस खास फ्रीक्वेंसी की एक खास एनर्जी है। सही है? क्लियर है? फाई इसका सिंबल हो गया, फाई इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। ये उतार लिए सारा? अच्छा, ये उतार लो। अब मैं आगे, पहले मैंने बताया था रिजल्ट उतारने थे, फिर आपने ये वर्क फंक्शन उतारना है। ठीक है? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन अगर ये समझ लेंगे तो समझ आ जाएगी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्ज करें हमारे पास एक मेटल है, इसके सरफेस से इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की क्या है? यूनिट है ना, स्मॉल यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो ये एनर्जी है। और जो हम इस पर लाइट डाल रहे हैं उसकी जो एनर्जी है फोटॉन्स की, वो कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, फर्जी वैल्यूज है। अब मैंने इस पर लाइट डाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, तो एनर्जी क्या है? ज़्यादा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए
मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए ये मैंने लाइट डाली, ब्लू मार्कर मैंने कहाँ रख दिया, ये लाइट मैंने डाली, इस इलेक्ट्रॉन के पास फोटॉन्स पहुंचे और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डॉट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नॉक हो गया, मेटल की सरफेस से बाहर आ गया। ये जो वर्क फंक्शन एनर्जी होती है ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, क्योंकि सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स अपने स्ट्रक्चर से जो है वो बहुत मजबूती से जुड़े हुए। जिस तरह आपने पानी में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, सरफेस पे क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स फौरन छोड़ देते हैं ना, गर्म करने पे कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं, सरफेस वाले। क्यों? देखिए इसको अगर देखिए इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली ये तो मेटल का स्ट्रक्चर है, इस इलेक्ट्रॉन के आसपास एटम्स भी हैं, तो समझिए इस इलेक्ट्रॉन को तो चार तरफ से एटम्स को घेरा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को तीन तरफ से एटम्स ने घेरा हुआ, ऊपर एटम, तो इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ज्यादा हैं, 4 न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो इसको तो 4 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कितने न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3। तो इसके अपनी स्ट्रक्चर से, अपने मेटल से थोड़ी सी जो इसके लगाव है, इसकी जो चाहत है वो क्या है, कम है, ये तैयार है मेटल को छोड़ने के लिए। तो जैसे ही आप एनर्जी डालते हैं, ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनकी एनर्जी बेसिकली ये वर्क फंक्शन है। नीचे से अगर कोई इलेक्ट्रॉन में निकलेगा, फर्ज करें ये लाइट आई और इस इलेक्ट्रॉन को मिली, अब सरफेस से निकलने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन जब ये मूव करेगा, ऊपर जाएगा, तो ये एटम से टकराएगा, सही है। न्यूक्लियस तो छोटा, बड़ा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो छोटा है, लेकिन एटम का न्यूक्लियस तो बड़ा है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस से टकरा गया तो एनर्जी क्या करेगा, वेस्ट करेगा। दूसरे न्यूक्लियस से टकरा गया तो भी एनर्जी क्या करेगा। तो इस बात के चांसेस हैं कि ये सारी एनर्जी यही वेस्ट कर दे, भले इसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिए, लेकिन ये बाहर निकलने में कामयाब ना हो। या हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़ाया कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले जाने में, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा इसके पास। हमने डाला कितना था, 10, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर इस मेटल से बाहर छलांग लगानी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए यहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने अंदर ज़ाया कर दिए, तो टोटल कितने ज़ाया हो गए, 5। तो यही मैंने ये चार्ट बनाया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इन सब की एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्ज करें आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स डालें, सही है, ये जो लाइट है इन सब की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन। मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर जाने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हुआ क्या, फर्ज करें कि जो लाइट मिली वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को ही मिल गई, तो वो फौरन ही बाहर आ गया, उसने कोई एनर्जी वेस्ट नहीं की, तो वेस्ट कोई एनर्जी नहीं हुई। जब वेस्ट कोई एनर्जी नहीं हुई तो 10⁻², 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये इसकी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। अब वो मूव कर रहा है। सेकंड केस में ये चीजें तो वही हैं, मेटल भी वही है, लाइट भी, मेटल चेंज होगा तो वर्क फंक्शन चेंज होगा। वर्क फंक्शन किसके लिए फिक्स है, मेटल के लिए। कॉपर का वर्क फंक्शन कुछ और है, सोडियम का वर्क फंक्शन कुछ और है, तो हम वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं कर रहे, मेटल भी चेंज नहीं कर रहे। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़ाया हो गए और बाकी 2 से वो बाहर निकल गया, तो 3 + 2 5, इसका मतलब यूटिलाइज हो गए। बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन के पास, 5। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना। अगले में फर्ज करें उसने 6 वेस्ट कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 2। अगले वाले ने 8 वेस्ट कर दिए, तो जब बाहर निकला काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या हो गई, 0। और अगले वाले ने 9 वेस्ट कर दिए, तो उसके पास तो बाकी बचा ही नहीं। 9 में 2 जमा करेंगे 11, जबकि उसके पास थे कितना, 10। तो अगर वो 9 इलेक्ट्रॉन वेस्ट कर देगा तो वो अब निकलने के काबिल नहीं है, निकलने के काबिल। तो इसलिए अगर आप फोटॉन्स डालेंगे, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर एनर्जी, देखिए हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं एनर्जी को ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क फंक्शन से, सही है ना। अगर एनर्जी, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डालूं
तो निकलेगा ही नहीं। तो मेटल की सरफेस से किसी सूरत में भी बाहर, वर्क फंक्शन से तो ज़्यादा एनर्जी देनी है, लेकिन वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देना इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस बात की गारंटी हो सकता है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर दे, लूज कर दे, वहीं पे रह जाए। समझ रहे हो ना, में और विल में फ़र्क है। मे एजेक्ट, विल एजेक्ट, मे एजेक्ट आएगा यहाँ, विल एजेक्ट। इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मे इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन शायद निकल आए, सर्टेनिटी नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, समझ आ गई बात। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ एनर्जीज होंगी, लेकिन एक बात हमें कंफर्म है, अगर हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स की, फोटॉन्स की एनर्जी पता है और हमें वर्क फंक्शन पता है, तो हमें ये पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 5 होगी, लेकिन इससे ज़्यादा। समझ में आ गई बात। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हम सर्टेन कह सकते हैं, बाकी का हम सर्टेन नहीं कह सकते। क्लियर है सबको ये? और भाई हाँ या ना? हाँ, तुम तो मेरी तरफ देख के पता नहीं यूँ एक्सप्रेशन देते हो कि जैसे मैं कोई आसमानी मखलूक हूँ, कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ कि तुम्हें उस पर जो है ना हंसी आ रही है, बकवास कर रहा हूँ मैं।